नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एक एनएफओ। यह एनएफओ 21 जुलाई 2023 से लेकर के 4 अगस्त 2023 तक ओपन है। इस एनएफओ को समझें उससे पहले मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैलेंस एडवांटेज फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हाइब्रिड मॉडल में। कितना परसेंट इक्विटी रखना है, कितना परसेंट डेट रखना है, यह डिपेंड करता है इनके वैल्यूएशन मॉडल और यील्ड बेस्ड जो मॉडल होते हैं। अब ये फंड का मेन रोल क्या होता है कि यह एक इमोशनलेस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर आमतौर पर जो है वो इमोशन से भरे रहते हैं और ग्रिड और फियर के जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे बाजार तेजी की तरफ होता है तो इन्वेस्टर लालची हो जाता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, और जब बाजार स्लो डाउन या एनएवी नहीं बढ़ रही है या कंसोलिडेशन फेज में होता है उस टाइम इन्वेस्टर को डर लगने लग जाता है, यानी फियर में चला जाता है और इन्वेस्टर बेचने की करता है। जबकि होना बिल्कुल इसके उल्टा चाहिए। जब बाजार स्लो डाउन हो या मंदी का दौर हो उस टाइम इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसा डालना चाहिए और तेज़ी के बाजार में इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड इस चीज़ को कंट्रोल करता है, यानी ग्रिड और फियर का जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। और ये प्रोडक्ट जो है वो इमोशनलेस प्रोडक्ट होता है, यानी ह्यूमन बीइंग को इमोशनलेस नहीं बनाया जा सकता, किसी इन्वेस्टर को इमोशनलेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका ईगो और इमोशन आड़े आता है। लेकिन प्रोडक्ट तो इमोशनलेस बनाया ही जा सकता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड इसी तरीके का एक प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि ये एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है, इनसे पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ता नहीं है, केवल वोलेटिलिटी कम होती है। एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर उतार चढ़ाव जो पोर्टफोलियो में है, फ्लक्चुएशन जो है पोर्टफोलियो के अंदर वो कम हो जाता है। इक्विटी का रिटर्न और डेट का रिटर्न दोनों का मिक्सर रिटर्न आता है और ओवरऑल रिटर्न जो है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन रिस्क है वो काफ़ी हद तक आदी हो जाती है फ्लक्चुएशन की। ये इसका सबसे बड़ा यूज है। और ये इस रिस्क आदी होने से या फ्लक्चुएशन कम होने से फ़ायदा इन्वेस्टर को क्या होता है कि जर्नी जो है इन्वेस्टर की वो स्मूथ हो जाती है, जो बम्पी राइड है वो हटा दी जाती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में मॉर्निंग स्टार ने एक सर्वे किया, एक स्टडी किया। उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। लास्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न, यानी स्कीम ने जो रिटर्न दिया वो ज़्यादा था, जबकि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टेटमेंट में रिटर्न कम था। अगर आप देख पा रहे हैं तो लास्ट 3 साल के रिटर्न CAGR के 1.48% इन्वेस्टर के रिटर्न कम थे, जबकि 10 ईयर्स में आते आते वो 2.8% रिटर्न जो स्कीम ने दिया उससे कम हो गया। यानी 10 साल में स्कीम ने रिटर्न दिया 12.33%, जबकि इन्वेस्टर के स्टेटमेंट में जो रिटर्न था वो 9.53% रिटर्न था। अब अगर आप इसको वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करें तो अगर लास्ट 10 ईयर्स पहले, 10 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने अगर 1 करोड़ रुपया डाला था तो स्कीम में उसका रिटर्न बना 3 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि उसके स्टेटमेंट में जो रिटर्न था वो 2 करोड़ 49 लाख रुपए था, यानी 71 लाख रुपीस कम था। यह रिटर्न कम क्यों था? क्योंकि इन्वेस्टर ने ग्रिड और फियर के साइकिल से इन्वेस्टर बाहर नहीं आ पाया, इन्वेस्टर इनडिसिप्लिन था, इन्वेस्टर ने टाइमिंग करने की कोशिश की, इन्वेस्टर इमोशन भरे डिसीजन ले पाया, लॉजिकली डिसीजन नहीं ले पाया, रैशनल डिसीजन नहीं ले पाया। इसको टेक्निकली बोलते हैं बिहेवियर गैप। बिहेवियर गैप यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न दोनों अलग अलग होते हैं। इस पे एक बहुत अच्छी किताब कार्ल रिचर्ड्स ने लिखी है, बिहेवियर गैप। इसमें अगर आप और ज़्यादा डीप डाइव करना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसके बारे में बता देता हूँ कि असेट एलोकेशन से, बैलेंस एडवांटेज फंड से रिटर्न जो है वो ऑप्टिमल किए जा सकते हैं, यानी बेस्ट रिटर्न आएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन वर्स्ट भी नहीं आएगा। मिनिमम रिस्क पे जो मैक्सिमम रिटर्न हो सकता है उसको ऑप्टिमल रिटर्न बोलते हैं। इस स्कीम के अंदर इक्विटी का टैक्सेशन होगा, यानी इक्विटी में 30 to 90% का एलोकेशन रहेगा। अगर मिनिमम 30% रहा तो भी आर्बिट्रेज या उससे 65% मिनिमम इक्विटी में रखेंगे, क्योंकि 65% से कम करने पे इक्विटी का टैक्सेशन नहीं लगेगा। इसलिए हर टाइम 65% इक्विटी में रखने के लिए इक्विटी टैक्सेशन रखा जाएगा। वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल और यील्ड बेस्ड मॉडल होगा।
डेट के अंदर जो है वो 10 to 30% पैसा रहेगा, वो भी ट्रिपल रेटेड और सोवरेन के इक्विवेलेंट जो स्कीम है उन्हीं में रहेगा। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी तीनों की फैसिलिटी है। एसआईपी को आप समझते हैं, एसडब्ल्यूपी को बता देता हूँ। एसडब्ल्यूपी में एसआईपी का बिल्कुल रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके खाते में हर महीने एक इनकम के रूप में पैसा डालती है। जो भी अमाउंट आपने तय किया है, 6% का एसडब्ल्यूपी या 7% का एसडब्ल्यूपी, उस हिसाब से आपके खाते में पैसा आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% का रहेगा अगर 1 साल से पहले अगर अपने पैसा निकालते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। पोर्टफोलियो मैनेजर की अगर मैं बात करूं, मिस्टर सचिन त्रिवेदी और मिस्टर अनुराग मित्तल इसके फंड मैनेजर हैं। मिस्टर सचिन त्रिवेदी जो हैं वो इक्विटी को मैनेज करेंगे और अनुराग मित्तल जो है वो डेट यानी फिक्स इनकम पार्ट को मैनेज करेंगे। अब मैं लास्ट बट नॉट लिस्ट रिस्कोमीटर की बात करता हूँ, जिससे ये इन्वेस्टर को ये मालूम पड़ जाए कि ये रिस्कोमीटर आपके लिए ये बताने में हेल्पफुल होता है कि स्कीम के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें फ्लक्चुएशन कितना होगा। तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है। अब इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक अलग सी वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट बॉक्स में डाला हूँ, आप वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल में।